नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो सभी साथी मेरे साथ जुड़ जाइए, मेहनत करिए। हम बात करेंगे संसदीय प्रक्रिया की। पॉलिटी हमारा चल रहा है और पॉलिटी में हम बेहतरीन तरीके से सारे पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ पर हम संसदीय प्रक्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संसदीय प्रक्रिया। संसदीय प्रक्रिया में हम लोग बात करेंगे संसदीय प्रक्रिया, जिसे पार्लियामेंट्री प्रोसेस कहेंगे। क्या कहेंगे? पार्लियामेंट्री प्रोसेस। पार्लियामेंट्री प्रोसेस, ठीक है जी। या प्रोसीडिंग भी कह सकते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। ये जब हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की बात जब चलेगी तो आप मुझे बताइएगा कि सर यहाँ पर एक आर्टिकल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आर्टिकल 98। आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सचिवीय स्टाफ की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में की जाती है? सचिवीय स्टाफ की नियुक्ति कह सकते हैं, सचिवालयों की बात कर सकते हैं कि जब सचिवालय होते हैं, सचिवालय कौन से आर्टिकल में बनाए जाते हैं। मैं आज पूरी संसद का टेस्ट भी कराऊंगा। मैं आज भैया आप लोगों के लिए टेस्ट भी लेकर आया हूं। ये सारे मैं आज लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। मैं आज ये टेस्ट भी कराऊंगा। आप कहेंगे सर इसमें क्या है? सचिवीय स्टाफ की नियुक्ति। आप कहेंगे सचिवालय, सचिवालय एवं सचिवालय, सचिवालय का गठन जिसे सेक्रेटरीट कहते हैं, एवं जो सचिवीय स्टाफ होते हैं इनकी नियुक्ति। चलिए बताइए, सचिवीय स्टाफ की नियुक्ति। सचिवीय, आप कहेंगे सर सचिवीय स्टाफ की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में होती है? स्टाफ की नियुक्तियां ये कौन से आर्टिकल में की जाती है नियुक्ति? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 98 में। किसमें? अनुच्छेद 98 में। हमें ये पढ़ना है कि सर जो सेक्रेटरीट बनाया जाता है, जो ये सचिवालय बनाया जाता है, यह सचिवालय जिसे सेक्रेटरीट कहते हैं, क्या बोलेंगे? सेक्रेटरीट बोलेंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। सेक्रेटरीट हम बात करते हैं। सर सेक्रेटरीट किसे कहते हैं? कौन कौन भैया बताएंगे? सर लोकसभा का भी एक सचिवालय होता है, राज्यसभा का भी एक सचिवालय होता है। चलिए हम बात करेंगे सर, ये आप मुझे बताइए, यहाँ पर हमने पढ़ना है कि सर इसके माध्यम से एक तो लोकसभा का सचिवालय होगा। किसका? लोकसभा सचिवालय। कि सर लोकसभा का अपना एक सचिवालय होता है, ठीक है, एक सेक्रेटरीट होता है, सचिवालय होगा, ठीक है। एक राज्यसभा का होगा। एक किसका होगा? एक होगा राज्यसभा का। राज्यसभा, राज्यसभा का सचिवालय होगा। सचिवालय को हम क्या बोल रहे हैं? सेक्रेटरीट बोल रहे हैं, ठीक है, सेक्रेटरीट। अब जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि सर जो सचिवालय होते हैं, अब आप मुझे बताइए सर जो मंत्री वगैरह बनते हैं, क्या इन्हें इतनी जानकारी होती है? क्या इन्हें इतनी जानकारी होती है? हम यहाँ पर सेक्रेटरीट की बात कर रहे हैं। चलिए मुझे बताइए कि सर सेक्रेटरीट में लिख देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? सेक्रेटरीट लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए मुझे बताइए कि सर सेक्रेटरीट जो है कहाँ पर होगा? कौन कौन भैया बता देंगे फटाफट से? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हो रही। सेक्रेटरीट, ठीक है जी। आप कहेंगे सर सेक्रेटरीट की बात होगी, सेक्रेटरीट। तो यहां पर भी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? सेक्रेटरीट लिख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सेक्रेटरीट हमने लिख लिया। अब सेक्रेटरीट की बात जब हमने पढ़ ली तो सर जो सेक्रेटरीट होता है, इन दोनों की स्थापना कब हुई? कि सर लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। कब? 1952 में स्थापना की गई। लोकसभा राज्यसभा सचिवालयों की स्थापना कब हो गई? 1952 में स्थापना हो गई। कब स्थापना कब हुई? इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1952 में। अब इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, इसका सचिवालय का जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा वो होगा महासचिव। कौन होगा जी? महासचिव। महासचिव, ठीक है, महासचिव जिसे सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी कहते हैं, ठीक है, महासचिव। अब महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? महासचिव की नियुक्ति कौन करेगा? ठीक है, इसमें भी सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा? सबसे बड़ा ऑफिसर कौन होगा राज्यसभा सचिवालय का? आप कहेंगे सर ये भी महासचिव ही होगा। कौन होगा?
महासचिव ही होगा। आप कहेंगे सर महासचिव होगा, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, जनरल सेक्रेटरी। और इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, बताइए जल्दी से। जैसे लोकसभा है तो लोकसभा में रिमोट, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है महासचिव, लोकसभा का महासचिव, राज्यसभा का महासचिव, ये भैया इनके प्रमुख होते हैं, अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो इसकी नियुक्ति लोकसभा में तो स्पीकर करेगा, कौन करेगा, स्पीकर द्वारा, ठीक है। राज्यसभा में चेयरमैन द्वारा या सभापति द्वारा, किसके द्वारा, सभापति द्वारा। ये बात आपको समझ में आई या यहाँ तक नहीं आई, मुझे आप बता दीजिए कि सर जो सचिवालय, जैसे अब जो मंत्री हैं इन्हें आधे तो पढ़े लिखे नहीं, आधों को इंग्लिश नहीं आती, आधों को कुछ नहीं आता, यहाँ पर जो नियम कानून बनते हैं वो सचिवालय काम करते हैं। यहाँ पर आईएएस अधिकारी होते हैं, इनमें कौन होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, समझ रहे हैं आप, इनमें कौन होंगे, आईएएस अधिकारी होंगे। तो 1952 में लोकसभा राज्यसभा के सचिवालयों की स्थापना हो गई कि सर लोकसभा राज्यसभा के सचिवालयों की स्थापना 1952 में हो गई, ठीक है। जिनमें जो महासचिव होगा, इस महासचिव को हम क्या बोलते हैं, इस महासचिव को हम जनरल सेक्रेटरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको इंग्लिश में, आप कह सकते हैं सर इंग्लिश में हम जनरल सेक्रेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी बोलेंगे, ठीक है जी। कि सर हम इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी। चलिए हमने पढ़ लिया। अब जैसे लोकसभा में महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करता है, कौन करता है जी, लोकसभा अध्यक्ष करता है, जिसे हम स्पीकर कहते हैं। राज्यसभा में सभापति करता है। अब ये जो महासचिव हैं, इन महासचिवों को कैबिनेट सचिव का दर्जा कब दिया गया, आप कहेंगे सर महासचिवों को, महासचिवों चाहे वो लोकसभा का महासचिव हो चाहे राज्यसभा का महासचिव हो, महासचिवों को कैबिनेट सचिव का दर्जा कब दिया गया है, जल्दी से बताइए। कैबिनेट सचिव का दर्जा कब दिया गया, जल्दी जल्दी से बताएं, कैबिनेट सचिव का दर्जा कब दिया गया है, फटाफट से बता दीजिए। आप कहेंगे सर इन्हें जो दर्जा दिया गया है ये 1990 में दिया गया। कब, 1990 में दिया। कि सर जो सचिवालयों के महासचिव होंगे, चाहे वो लोकसभा महासचिव हो चाहे वो राज्यसभा महासचिव हो, इन्हें कैबिनेट सचिव का दर्जा कब दिया गया, तो जल्दी से बता दीजिए कि सर 1990 में। कब, 1990 में। तो ये वाले पॉइंट हमारे यहाँ पर क्लियर हो गए। अब मैं कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करूँगा, जैसे कि आपके अविश्वास प्रस्ताव होंगे, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होगा, क्या क्या संसदीय प्रक्रिया होती है। फिलहाल आप यहाँ पर लिखिए, सचिवालय क्या होता है, सचिवालय एक ऐसा ऑफिस है जिसमें लोकसभा से संबंधित सारी प्रक्रियाएं होती हैं, राज्यसभा से सारी संबंधित प्रक्रियाएं राज्यसभा के सचिवालय में होती हैं। सेक्रेटरिएट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्रेटरिएट, जहां पर आईएएस अधिकारी वगैरह होते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप जल्दी से मुझे बताइए, सर आपने जो बताया वो 542 ही हो रही है, कैसे 542 हो रही हैं जी। 543 सीट मैंने लोकसभा में बताई थी, जिसमें 19 वर्तमान में कहाँ से आती हैं, 19 वर्तमान में कहाँ से आती हैं, आप कहेंगे सर केंद्र शासित प्रदेशों से, और 524 कहाँ से आती हैं, राज्यों से। 19 और 524 कितनी हो गई, 543 हो गई। बेटा मैथ थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, मैथ थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। देखिए अनुच्छेद 98 क्या कहता है, अनुच्छेद 98 कहता है कि भैया यहाँ पर सचिवालयों का गठन होगा, सचिवीय स्टाफ की नियुक्ति होगी, जो सचिवीय स्टाफ होते हैं उनकी नियुक्ति होगी, सचिवालयों का गठन होगा। कि सर लोकसभा सचिवालय कौन से अनुच्छेद में बनाया गया, 98 में। राज्यसभा सचिवालय कौन से अनुच्छेद में बनाया गया, 98 में। इनकी स्थापना कब हो गई, 1952 में। कि सर जो सेक्रेटरिएट होता है, सचिवालय होता है, उसका बड़ा अधिकारी होता है, उसका नाम क्या है, महासचिव। अधिकारी को क्या कहते हैं, महासचिव कहते हैं। क्या कहते हैं जी, महासचिव कहते हैं, ठीक है। और यही महासचिव क्या करता है, आप कहेंगे सर यही सचिवालय को देखता है। चलिए लोकसभा महासचिव की नियुक्ति स्पीकर के द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। राज्यसभा महासचिव की नियुक्ति सभापति के द्वारा की जाती है। महासचिवों को कैबिनेट सचिव का दर्जा 1990 में दिया गया। कब दिया गया, 1990 में इन्हें महासचिव का दर्जा दिया गया है।
महासचिवों को कैबिनेट सचिव का दर्जा दिया। चलिए, बस इतनी बातें आती हैं। कभी कभी बस यही पूछेगा कि सचिवीय स्टाफ की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में होती है। अब यहां पर बात आती है संसदीय प्रक्रिया का प्रणाली का मूल सिद्धांत क्या है। संसदीय प्रणाली का मूल सिद्धांत क्या है? देखिए, संसदीय प्रणाली के मूल सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे तो पहला मूल सिद्धांत है जन प्रतिनिधित्व। जन प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है कि जनता चुनाव के जरिए अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। जन प्रतिनिधित्व का मतलब है कि हम और आप अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। जैसे लोकसभा के सदस्य, ये जन प्रतिनिधित्व करते हैं। किस किस का? आपका और हमारा, आपका और हमारा। ठीक है, ये प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि इन्हें हम ही चुनते हैं। जनता चुनाव के जरिए अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जिन्हें हम जन प्रतिनिधि, जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इसी में हम बात करेंगे, यह प्रतिनिधि संसद में जाकर जनता की आवाज उठाते हैं। मतलब हमारे लिए हमारी जो मांगे होती हैं हम अपने नेताओं को बताते हैं, उन मांगों को नेता संसद में उठाते हैं। कहां उठाते हैं? संसद में उठाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा? उत्तरदायी सरकार। मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? ये आर्टिकल है 75 क्लोज 3। ये हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। कहां से प्रेरित है? ये ब्रिटेन से प्रेरित है। कि सर ये वाली व्यवस्था हमने कहां से ली थी? ब्रिटेन से ली थी कि मंत्री परिषद निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, तो ये व्यवस्था हमने कहां से ली है? आप कहेंगे सर ये व्यवस्था हमने ली है ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। ठीक है, ये व्यवस्था कहां से प्रेरित होगी? आप कहेंगे सर ब्रिटेन से प्रेरित होगी। कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्या है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लिख लीजिए, हाँ जी, इनको लिख लीजिए। अब बात आती है कि जैसे उत्तरदायी है, इसका मतलब ये यदि लोकसभा में बहुमत खो दे तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। जैसे लोकसभा में वर्तमान सरकार है, ठीक है, बीजेपी की है, और बीजेपी यदि अपना बहुमत खो दे, इनके इतने सदस्य ना रहें जितने सरकार बनाने के लिए आवश्यक हैं, तो यदि अपना बहुमत खो देती है तो भैया सत्ता दल को अपनी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये संसदीय प्रणाली के मूल सिद्धांत में आते हैं। किस में आते हैं? संसदीय प्रणाली के मूल सिद्धांत में आते हैं। इफ द गवर्नमेंट लूज द मेजॉरिटी इन द लोकसभा इट हैज टू रिजाइन। कि भैया यदि लोकसभा में सरकार बहुमत खो देती है तो उसे अपना इस्तीफा देना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। चलिए, ये वाले पॉइंट आप चाहें तो लिख लें, हालांकि आपको पीडीएफ में तो मिलेंगे ही, पीडीएफ में तो मिलेंगे। बिल्कुल शैलेंद्र जी, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो जर्नली आप जानते ही हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, मैंने हाथ से लिखवाया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यहां पर आती हैं चीजें। चलिए, अभी मैंने भाग 6 पढ़ाया नहीं है तो भाग 6 में कोई चर्चा नहीं होगी। अभी भाग 5 चल रहा है तो भाग 5 पर चर्चा चलेगी, और वो भी संसदीय प्रक्रिया पर। ठीक है, यही तो दिक्कत है, आप पढ़ते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, पूछते कुछ हैं, तो फिर आता कुछ भी नहीं है, समझ में कुछ भी नहीं आता। अनुच्छेद 82 में लिखा था परिसीमन आयोग का गठन। अनुच्छेद 82 में लिखा है कि जब जैसे ही जनगणना होगी, जनगणना के तुरंत बाद जो है परिसीमन आयोग बनेंगे, जो संख्याओं का आवंटन करेंगे। हालांकि अब तक 4 बने हैं, 5वें को परमिशन मिल गई है, जिसका विरोध कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे परिसीमन पर अलग से। ठीक है, फिलहाल हम यहां पर बात करेंगे। इस्तीफा, रिजाइन, त्यागपत्र दे देना। चलिए, ये लिख लिया आप लोगों ने। इस प्रतिनिधित्व क्या होता है? कि प्रतिनिधित्व का मतलब है जनता चुनाव के जरिए अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जैसे लोकसभा में चुनती है। ठीक है, बात आती है प्रतिनिधि संसद में जाकर जनता की आवाज उठाते हैं। उत्तरदायी सरकार का मतलब है कि मंत्री परिषद, जिसमें प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऐसी व्यवस्था अनुच्छेद 75 खंड 3 में लिखी है, ब्रिटेन से प्रेरित है। यदि लोकसभा में बहुमत खो देती है सरकार तो भैया उसे इस्तीफा देना पड़ता है। बात आती है आगे।
अब शक्तियों का संतुलन और विभाजन कैसे होगा कि सर यहां पर शक्तियों का संतुलन और विभाजन कैसे होगा। विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर क्या है? लेजिस्लेटिव पावर का मतलब है कि संसद क्या करेगी, संसद क्या करेगी, संसद भैया कानून बनाना, संसद का काम है कानून बनाना। ठीक है, पार्लियामेंट का मतलब क्या है? लॉ मेकिंग। पार्लियामेंट का मतलब क्या है? लॉ मेकिंग। अब यहां पर हमने बात कर ली लॉ मेकिंग। अब देखिए संसद कानून बना रही है, संसद का काम कानून बनाना है। कार्यपालिका, कार्यपालिका बोले तो सरकार या मंत्री परिषद। एग्जीक्यूटिव किसे बोलेंगे? सरकार को या मंत्री परिषद को, यूनियन ऑफ काउंसिल या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह सकते हैं। तो भैया इसका काम क्या होगा? इसका काम है कानून लागू कराना। कानून लागू कराना किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का। फिर आती है न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होंगे। इसका काम है न्याय और कानून की व्याख्या करना। इसका काम क्या है? जस्टिस एंड इंटरप्रेशंस ऑफ लॉज, कि कानूनों को, नियम, न्याय और कानून की व्याख्या करना, यह न्यायपालिका का काम है। कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू कराना। विधायिका, इसे हम विधायिका भी कहते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं? विधायिका। आप कहेंगे सर विधायिका, कि सर विधायिका का क्या काम है? कानून बनाना। संसद विधायिका, इसका मतलब क्या है? कानून बनाना। क्या मतलब है? कानून बनाना। चलिए बता दीजिए। सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए कि सर अब तीनों में आपसी संतुलन और नियंत्रण की व्यवस्था जरूरी है। अगर इन तीनों में आपस में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिका, न्यायपालिका, इन तीनों में अगर आपस में संतुलन नहीं होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हालांकि वैसे भी लोकतंत्र अब बचा ही नहीं है, लोकतंत्र बचा ही नहीं है। ठीक है सर, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 22 और भाग 12। वाह, मैंने क्या लिखवाया था? मैंने लिखवाया था वर्तमान में 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। आप उल्टा लिख रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं ना, आप जानबूझ के कर रहे हैं ना। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। हमने पढ़ा कि सर चौथा, संवैधानिक सर्वोच्चता क्या है? संवैधानिक सर्वोच्चता का मतलब क्या है? आप कहेंगे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। संसद की सारी प्रक्रिया संविधान की सीमाओं के भीतर होंगी। जितनी भी प्रोसीडिंग होंगी, जितनी भी प्रोसीजर्स चलेंगे, वो सब संवैधानिक रूप से होंगे, वो संविधान के दायरे में होंगी। किस में होंगे? संविधान के दायरे में। सर साइड हट जाया करो। लीजिए लीजिए, अब तो दिख रहा है आपको? बताइए जल्दी से। बस इनके आगे क्या करना है? विधायिका का काम है कानून बनाना, न्यायपालिका का काम है कानून लागू करना, न्यायपालिका में न्याय और कानून की व्याख्या करना, कार्यपालिका का काम है कानून लागू करना। खत्म। कभी कभी पूछ लेता है कि सर शक्तियों का विभाजन और संतुलन कैसे होगा? विधायिका में, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, इन तीनों में नियंत्रण और संतुलन बना रहेगा, तभी लोकतंत्र जीवित है, न खत्म हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए आप, नोट साथ में बनाते चलिए। पीडीएफ से बना रहे हैं तो और बेहतरीन बात है, तब तो और बेहतरीन बात है। चलिए लिख लीजिए। मजा आ रहा है यहां तक? मैं हर उस पॉइंट को दे रहा हूं, ये डिटेल में बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुए उनमें क्वेश्चंस पूछे गए थे कि कार्यपालिका का क्या काम है, न्यायपालिका का क्या काम है, विधायिका का क्या काम है। ठीक है, विधायिका किसे कहते हैं? संसद को। कार्यपालिका किसे कहते हैं? सरकार को या मंत्री परिषद को, जिसमें प्रधानमंत्री भी होता है। न्यायपालिका कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना। चलिए चलिए आगे बात कर रहे हैं। यदि कोई ऐसा कानून, यदि संसद ऐसा कानून बना दे जो संविधान के विपरीत हो, तो न्यायालय उसे रद्द कर देगा। जैसे अभी आपने देखा 3 बिल आए थे, वो कृषि कानून वाले, उनको रद्द कर दिया, संविधान के खिलाफ माने गए।
वैसे ही संसदीय कार्यवाही के प्रमुख चरण क्या क्या हैं। जैसे संसदीय कार्यवाही के प्रमुख चरण, सबसे पहला चरण होता है अधिवेशन, सेशन होते हैं कि भाई जब सत्र बुलाए जाते हैं तो संसद साल में कम से कम 3 बार मिलती है, यानी कि हम कह सकते हैं 3 सत्र होते हैं। एक साल में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? बजट सत्र होता है, मॉनसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। ये हमने पढ़ा है ना कि सर अधिवेशन, संसदीय कार्यवाही का सबसे पहला चरण है अधिवेशन, कि अधिवेशन का मतलब है सेशन, कि एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? 3 सत्र होने चाहिए, और इनके बीच में 6 माह से अधिक समय ना हो, 6 माह से अधिक समय ना हो, 6 माह से कम 6 माह, कम से कम जो अंतर है ना कि भैया इनके अंदर जो है अंतर कितना होना चाहिए? 6 माह का अंतर हो, कि सर इसमें इसमें 6 माह का अंतर हो, ठीक है, इसमें इसमें 6 माह का अंतर हो। तो इस प्रकार से आप कहोगे तो ऐसे तो 18 महीने हो जाएंगे, तो भैया इनमें आपस में सब में 6-6 महीने का अंतर होना चाहिए, 6-6 महीने का। अब ये जरूरी थोड़ी है कि इसमें और इसमें 6 महीने का हो, इसमें और इसमें 6 महीने का हो ना, इन तीनों में आपस में 6-6 महीने का अंतर होना चाहिए। ठीक है, बताइए। पीडीएफ आपकी क्लास में ही आती है जी, आपकी क्लास में ही पीडीएफ आती है। जैसे ही क्लास खत्म होती है, क्लास के बराबर में पीडीएफ का फोल्डर होता है। ठीक, चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब बात आती है प्रश्नकाल और शून्यकाल। देखिए प्रश्नकाल कब से कब तक होगा? प्रश्नकाल आपका होता है, प्रश्नकाल का जो समय है, इसका समय कितना है? प्रश्नकाल का समय होता है 11 AM से लेकर 11 AM से लेकर 12 PM तक। ठीक है। शून्यकाल, 0 आवर का क्या मतलब है? 0 आवर का मतलब है 12 PM से लेकर 12 PM से लेकर भैया 1 PM तक, 1 PM तक। ठीक है जी, ये वाला टाइम भी आप लोग लिख लेंगे। अब यहां पर अगर बात होगी सर ये और बता दीजिए, ये और बताइए कि प्रश्न काल में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? प्रश्न काल में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। यहां पर हमने बातें कर ली, सारी चीजों को हमने पढ़ लिया। ठीक है, आगे बात करेंगे। चलिए, प्रश्नकाल की बात हो गई। देखिए प्रश्नकाल, इसमें लिखा है सदस्य सरकार से प्रश्न पूछते हैं, मंत्री उत्तर देते हैं। क्या होता है? मंत्री उत्तर देते हैं। अब ये प्रश्नकाल कब से चलता है? तो प्रश्नकाल होता है 11 AM से लेकर, यानी कि सदन का पहला घंटा, सदन का जो पहला घंटा है वो प्रश्नकाल के लिए है। और जो शून्यकाल है ये 12 PM से लेकर 1 PM तक है, 1 PM तक। ठीक है, अब पहले प्रश्नकाल की बात करेंगे। प्रश्नकाल में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? प्रश्नकाल में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? प्रश्नकाल में 3, यहां पर मैं बात करूंगा प्रमुख 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो होगा जी, आप कहेंगे सर पहला, मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रमुख की बात कर रहा हूं, एक होता है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न, कि सर तारांकित प्रश्न कौन सा होगा? जिसे स्टार्ड क्वेश्चन कहेंगे। ठीक है जी, कि सर स्टार्ड क्वेश्चन कौन सा होगा? क्वेश्चन, कि सर तारांकित प्रश्न कौन सा होगा? ऐसा प्रश्न, पहला पॉइंट है सर जिस पर स्टार बना हो, ऐसा प्रश्न जिस पर स्टार बना हो। क्या बना हो जी? आप कहेंगे सर जिस पर स्टार बना हो। ठीक है, जिसके ऊपर स्टार बना हो। आगे बात कह सकते हैं कि सर इसके जो उत्तर होंगे, जो आंसर मिलेंगे, तारांकित प्रश्न का जो आंसर मिलता है ये मौखिक दिया जाता है। कैसे? कि सर मंत्री द्वारा इसका मौखिक दिया जाता है, मौखिक, ओरल, कि सर इसका आंसर ओरल दिया जाता है। इसमें सर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या होगा? अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक सेशन में, एक सेशन में 3, 4, एक सेशन में अधिकतम 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कितने? अधिकतम 20 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? 20। इनकी सूचना कितने टाइम पहले देनी होती है? इनकी सूचना, इंफॉर्मेशन कितने टाइम पहले देनी पड़ती है? 15 दिन पहले।
15 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न काल में यहां पर हमने ये बातें तो कर ली भैया। प्रश्न काल में भैया एक होता है अतारांकित प्रश्न, दूसरा यहां पर पूछा जाता है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न की बात हो रही है कि भैया जिस पर अनस्टार क्वेश्चन, जिस पर स्टार बना हुआ ना हो, ठीक है, इनके आंसर भैया मंत्री लिखित रूप में देता है। कैसे देता है? लिखित रूप में आंसर देगा, लिखित रूप में आंसर मिलेंगे। इनके आंसर कैसे मिलेंगे? लिखित रूप में मिलेंगे। ठीक है, मंत्री जो आंसर देगा वो लिखित देगा, लेकिन इनके आंसर भैया मौखिक दिए जाएंगे। एक होता है अल्प सूचना के प्रश्न। कौन सा होता है? आप कहेंगे सर अल्प सूचना के प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन प्रश्न। आप कहेंगे सर शॉर्ट नोटिस प्रश्न। इनमें क्या होगा? इनके जो आंसर मिलेंगे ये मौखिक भी हो सकते हैं, लिखित भी हो सकते हैं। इनके आंसर कैसे होंगे? मौखिक यानी कि ओरल, मौखिक या लिखित दोनों ही हो सकते हैं। ओरल हो सकते हैं या रिटर्न में हो सकते हैं। ठीक है, इन रिटर्न एंड ओरल कैसे भी मिल सकते हैं, कैसे भी दिए जा सकते हैं। इनकी सूचना कितने दिन पहले दी जाती है कि भैया ये प्रश्न पूछा जाता है? तो स्पीकर महोदय को सूचना दी जाती है 10 दिन पहले, 10 डेज पहले। ठीक है, जबकि स्टार क्वेश्चन में 15 दिन पहले सूचना दी जाती है स्पीकर को कि इस संबंधित मंत्री से, संबंधित विभाग से ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। ठीक है माय डियर, ये सारी बातें हमने पढ़ ली। चलिए, छूट गया, छूट तो जाएगा ही। जब आप कमेंट पे कमेंट कर रहे थे तब आप लिख थोड़ी रहे थे, तब तो आप कमेंट पे कमेंट करे जा रहे थे। चलो फिर भी आप चाह रहे हो तो मैं कर देता हूं। चलिए लिख लीजिए। यहां तक हमारी बात हो गई। अभी ये मैंने समझाया थोड़ी है, अभी तो मैंने ये बताया, अभी तो मैंने ये बताया। मौखिक मैंने गलत लिख दिया क्या? मौखिक, मौखिक, ठीक है जी। आप कहेंगे सर मौखिक, और कहीं मौखिक है? सही है। चलिए, हमने ये पढ़ लिया प्रश्नकाल, यानी कि सदस्य सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, मंत्री उत्तर दे सकते हैं, और प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है? ये बातें क्लियर हो गई। अब बात आती है कि सर जीरो काल क्या होता है? इसमें होता है संसद सदस्य तुरंत ध्यान देने योग्य मुद्दे उठाते हैं। सर शून्य काल में क्या होगा? ऐसे मुद्दे जिन पर तुरंत आवाज उठाई जाए, जिन पर तो तुरंत ध्यान आकर्षित किया जाए। ठीक है, तो पहले हमने प्रश्नकाल लिखना है, प्रश्नकाल के नीचे हमें ये वाली चीजें लिखनी है, प्रश्नकाल के नीचे हमें ये वाली चीजें लिखनी है। फिर हमें आना है शून्य काल पर, फिर हमें किस में आना है? शून्य काल पर आना है। प्रश्न काल के बाद हमें वो सब लिखना है, फिर हमें आना है शून्य काल पर। शून्य काल जो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है, सदस्य तुरंत ध्यान देने योग्य मुद्दे उठाते हैं। फिर आती है भैया आपकी नेक्स्ट प्रक्रिया, जिसे हम क्या बोलेंगे? विधेयक से कानून तक। जैसे मान लो कोई विधेयक पेश कर दिया, जैसे कोई विधेयक पेश कर दिया, कोई विधेयक पेश हुआ, उस पहले विधेयक पेश करने की पद्धति को क्या कहेंगे? उसे बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग, यानी कि प्रथम वाचन। कि भैया संसद में, संसदीय प्रक्रिया में पहला वाचन क्या होगा? पहला वाचन होगा यदि किसी के द्वारा विधेयक की पहली बार पेशी की गई हो, उसे पहला वाचन कहेंगे, फर्स्ट रीडिंग कहेंगे। कि भाई मैं मंत्री हूं और मैंने कोई विधेयक पहली बार पेश किया, तो उसे हमने बोल दिया पहली रीडिंग, फर्स्ट वाचन। अब उस विधेयक पर क्या होगा? उसके सिद्धांतों पर विस्तृत चर्चा होगी। जो बिल पेश किया गया था, द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, जो बिल पेश किया गया था, उस बिल पर भैया विस्तृत चर्चा होगी, उसे कहेंगे हम द्वितीय वाचन, सेकंड रीडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? सेकंड रीडिंग कहेंगे। समिति चरण, इसका तीसरा स्टेप होता है समिति चरण। समिति चरण क्या करती है? विधेयकों के प्रावधानों पर गहरी छानबीन करती है। कि जो विधेयक पेश किया उस पर चर्चा हुई, और चर्चा होने के बाद उसकी छानबीन की जाएगी कि कहीं इस विधेयक में ऐसे कोई लूप पॉइंट तो नहीं है जो कानून का उल्लंघन करते हो, जो उल्लंघन करते हो। तारांकित है, सारांकित नहीं।
तारांकित प्रश्न है वो। ठीक है, तो भैया 3 चरण होते हैं, 3 प्रक्रिया होती है। पहला चरण क्या होगा, दूसरा चरण क्या होगा, तीसरा चरण क्या होगा। पहले चरण में किसी भी संसद सदस्य के द्वारा विधेयक पेश किया जा सकता है। ठीक है, द्वितीय चरण में क्या होगा, सिद्धांतों पर विस्तृत चर्चा हो जाएगी। और तीसरे चरण में समिति चरण कहते हैं, कमिटी स्टेज कहते हैं, जिस पर उस विधेयक पर छानबीन की जाएगी। क्या किया जाएगा, छानबीन की जाएगी। चलिए लिख लीजिए। चलिए देखिए, एसएससी जीडी में इतना डिटेल में नहीं आता, ये तो मैं यूपी पुलिस के लिए पढ़ा रहा हूं। यूपी पुलिस में पूछ सकता है, एसएससी जीडी में ये सब नहीं आएगा। एसएससी जीडी में केवल ये आ सकता है कि प्रश्न काल क्या होता है, शून्य काल क्या होता है। ठीक है, विधेयक से कानून तक की प्रक्रिया नहीं आती उसमें, ये केवल यूपी पुलिस यूपीएसआई में बहुत पूछा जाता है। ठीक है जी, चलिए लिख लिया क्या यहां तक कि प्रश्न काल के बाद आपको ये वाली चीजें लिखनी थी, और प्रश्न काल के बाद जब वो लिख जाएंगे फिर आप शून्य काल लिखेंगे, फिर आप ये चीजें लिखेंगे। ठीक है, आगे अब हम बात करते हैं कि सर रिपोर्ट और चर्चा। जब समिति रिपोर्ट, जो समिति चरण है वो अपना रिपोर्ट पेश करता है, समिति की रिपोर्ट पर बहस और मतदान होता है, और जब मतदान हो जाएगा फिर आएगा भैया तृतीय वाचन। क्या होगा, तृतीय वाचन, यानी कि अंतिम रूप से संक्षिप्त चर्चा होगी, मतदान होगा। उसके बाद भैया ये सेम प्रक्रिया चलेगी राज्यसभा में। पहले लोकसभा में चली, फिर दूसरे सदन में ये प्रक्रिया होगी। मान लीजिए लोकसभा में विधेयक पेश हुआ तो उस पर ये 3 चरण हो गए। पहला चरण क्या था, पहला चरण आपने पढ़ा था कि सर पहला चरण क्या था, पहला चरण था कि भैया प्रथम वाचन क्या था, विधेयक को पेश करना। दूसरा वाचन क्या था, विस्तृत चर्चा करना। और चर्चा करने के लिए समिति चरण बनाया जाएगा, एक कमेटी स्टेज बनाया जाएगा जो उसकी छानबीन करेगा। उसके बाद ये रिपोर्ट पेश करेगा, रिपोर्ट पेश करेगी समिति, उस पर बहस होगी, मतदान होगा। फिर आएगा तीसरा चरण, यानी कि अंतिम रूप से उसे संक्षिप्त चर्चा की जाएगी, उस पर मतदान किया जाएगा, और जब वो पास हो जाएगा उसके बाद वो दूसरे सदन में चलेगा। दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया होगी। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा। उसके बाद राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देगा, स्वीकृति मिलते ही वह अधिनियम या एक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब बात आती है वित्तीय प्रक्रिया। वित्तीय प्रक्रिया क्या है, आप कहेंगे बजट पेश करना। बजट पेश करना, हर फरवरी में वित्त मंत्री बजट पेश करता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर। अब बजट जो है, हालांकि मैंने आपको एक आर्टिकल लिखवाया भी है, मैंने एक आर्टिकल आपको कराया भी है कि अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। क्या है इसमें, वार्षिक वित्तीय विवरण दिया हुआ है, जिसे आम भाषा में हम बजट कहते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, 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 जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आम भाषा में बजट। ठीक है, बजट भैया लोकसभा में पेश किया जाता है। चलिए हमने पढ़ लिया कि सर हर वर्ष फरवरी में वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाएगा। क्लियर है ये भैया, ये जो पूरी प्रक्रिया बता रहा हूं ना, ये यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए बता रहा हूं। ठीक है, ये किसी और में नहीं आता, यूपी पुलिस और यूपीएसआई में आता है। ठीक है, 112 है भैया, वो 192 नहीं है, 112 है। 112, 192 थोड़ी था, वो 112 था। क्या था जी, 112, 112। चलिए आगे बात करते हैं धन विधेयक, वित्त विधेयक। हमने पढ़े थे ना कि सर वित्त विधेयक कौन से आर्टिकल में आता है, अनुच्छेद 117। आप कहेंगे करों से संबंधित प्रावधान है जिसके पास किए बिना सरकार राजस्व नहीं ले सकती। कि सर जब तक वित्त विधेयक पास नहीं किया जाएगा तब तक जो भारत सरकार है या सरकारें हैं वो राजस्व कलेक्ट नहीं कर सकती। फिर आता है नियंत्रण के उपकरण क्या हैं, जैसे अविश्वास प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव संविधान में तो है नहीं, ये संसदीय प्रक्रिया है, इसका वर्णन संविधान में नहीं है, ये संसदीय प्रक्रिया है। ये क्या है, संसदीय प्रक्रिया है। ठीक है, पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना होता है। ठीक है, संसदीय समितियां भी हम पढ़ेंगे कि सर ये सरकार की वित्तीय और प्रशासनिक कामकाज की जांच करती हैं। अच्छा, 3 संसदीय समितियों की मैं बात करूंगा यहाँ पर। एक होती है प्राक्कलन समिति। कौन सी होती है, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होंगे,
प्राक्कलन समिति, आप कहेंगे सर प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होंगे, 30 सदस्य, और ये 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। ठीक है। दूसरी आती है भैया लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, जिसे पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, जिसे पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा से, और लोकसभा से 7 होते हैं राज्यसभा से। राज्यसभा से कितने होंगे? 7। ठीक है। तीसरी होती है सार्वजनिक उपक्रम समिति, आप कहेंगे सर सार्वजनिक उपक्रम उपक्रम समिति। ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं तो आप मुझे बताएंगे सर, इसकी मैं बात कर रहा हूं तो आप कहेंगे सर इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 होते हैं कहाँ से? लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। अच्छा, इसका जो अध्यक्ष होता है ना पब्लिक अकाउंट कमेटी का, इसका जो अध्यक्ष होगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। कौन होता है? विपक्ष का नेता। कौन होगा जी? विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना कब होती है? कि सर इसकी स्थापना कब की गई थी, आप मुझे बता सकते हैं? कि सर यहाँ पर जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसे भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा 1921 में गठित किया गया था। 1921 में इसको गठित किया गया, गठित यानी कि इसको कंपोज्ड किया गया, कंपोज्ड किया गया। ठीक है जी, ये बात यहाँ पर हो गई। ठीक है। पब्लिक यानी कि लोक लेखा समिति, इसको थोड़ा सा और सही से लिख देता हूँ, ना समझ में आ रहा हो तो चलिए मैं लिख रहा हूँ इसको, लोक लेखा समिति। चलिए ठीक है, तो ये आपका हुआ खत्म। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस। संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? चलिए, विपक्ष का नेता कौन होता है? जो सरकार के बाद दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होती है। जैसे कि अभी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? आप कह सकते हैं सर कांग्रेस है, जिसके नेता हैं राहुल गांधी। आप मुझे बताइए संसद सत्र बुलाने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को। किसको होता है? राष्ट्रपति को। तो आप कहेंगे सर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर जरूर डालना, ठीक है। नेक्स्ट है, आप कहेंगे प्रश्नकाल का समय क्या होगा? प्रश्नकाल आप कहेंगे सर सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। अलग अलग है इसकी इंग्लिश, है ना। चलिए हम कहेंगे सर प्रश्नकाल सेकंड का, क्वेश्चन नंबर डालिए, क्वेश्चन नंबर डालकर बताइए कि सर सेकंड का ए होगा या बी होगा, ऐसे 3 का ए होगा या क्या होगा, इस प्रकार से। नेक्स्ट है शून्यकाल कब शुरू होता है? शून्यकाल हमने पढ़ा था, शून्यकाल 12 बजे से लेकर 1 PM तक होता है। तो आप कहेंगे सर 12 बजे, दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होगा, क्योंकि शुरू होना पूछा है, अंत नहीं। तो इसका भी क्या आंसर हो जाएगा? आप कहेंगे सर इसका सही आंसर हो जाएगा भैया 12 बजे। नेक्स्ट है लोकसभा में गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? एक आर्टिकल हमने पढ़ा था गणपूर्ति अनुच्छेद 100 खंड 3 में हमने पढ़ा कि सर लोकसभा की कुल संख्या का 1/10वां भाग, राज्यसभा की कुल संख्या का 1/10वां भाग। तो आप कहेंगे सर 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? चौथे का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा। खत्म कहानी, है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अविश्वास प्रस्ताव किसे कहते हैं, किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव पेश कैसे किया जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव पेश कहाँ पर किया जाता है? पेश करने के लिए 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। 50 सदस्यों का हस्ताक्षर या समर्थन होना चाहिए, तभी इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में किसके खिलाफ? तो आप कहेंगे सरकार के खिलाफ। तो आप कहेंगे सर लोकसभा में पेश किया जाता है।
कहाँ पर? लोकसभा में पेश किया जाता है। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब है कि ये संवैधानिक नहीं है, ये संसदीय प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया है, संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। कितने? 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। लिख लेंगे ना, कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? 50। लिखा स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? आप बताएंगे सर। स्थगन, सरकार गिराना, किसी अत्यधिक अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले पर ध्यान आकर्षित करना, बजट करना। स्थगन, एडजस्टमेंट का मतलब है ना तो सरकार गिराना, ना बजट, ना सदन। इसका मतलब है किसी बहुत जरूरी लोक महत्व के मामले पर ध्यान आकर्षित करना। क्या करना? ध्यान आकर्षित करना। चलिए लिख लीजिए इसको। सर धीरे धीरे कराओ। मैं तो बहुत धीरे करा रहा हूं भैया, मैं तो बहुत धीरे करा रहा हूं जी। चलिए जल्दी से आप यहां पर लिख लीजिए, है ना। मैं तो बहुत धीरे धीरे करा रहा हूं ये चीजें। चलिए बताइए, लिख लीजिए भैया, फटाफट से लिख लीजिए। किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही यहाँ पर? चलिए बहुत बढ़िया, सारे पॉइंट हमने यहाँ पर लिख लिए। अब आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है कि धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है? कौन कहता है कि धन विधेयक है या नहीं, इसके बारे में आप बताएंगे। हमने पढ़ा था स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष कह लें, स्पीकर ऑफ लोकसभा कह लें। नेक्स्ट है कि सर राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? 7 दिन तक, 21 दिन तक, 30 दिन तक। हमने पढ़ा था 14 दिन तक रोक सकती है। 15वें दिन धन विधेयक अपने आप पास माना जाता है, धन विधेयक अपने आप पास माना जाता है। आगे कि संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितने महीने का अंतर होना चाहिए? आप कहेंगे 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने। 6 महीने का अंतर होना चाहिए। कितने महीने का अंतर होना चाहिए? 6 महीने का अंतर होना चाहिए। ठीक है, ये मत लिखिए, ये आपको पीडीएफ में मिलेगा ना, ये मत लिखिए, तो पीडीएफ में आपको मिलेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन लिखने लग गए तो तब तो हो गई क्लास, तब तो हो गई जी क्लास। नेक्स्ट है कि सर गिलोटिन का अर्थ क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिखवाया नहीं है। गिलोटिन का मतलब है कि जब जब कोई ऐसा मामला सामने आ जाए जिस पर चर्चा ना हो, जिस पर बिना चर्चा के मांगों पर मतदान करा लिया जाए, डायरेक्ट मतदान करा लिया जाए, वोटिंग ऑन डिमांड विदाउट डिस्कशन। तो इसका सही होगा भैया बिना चर्चा, गिलोटिन। ठीक है, ये यूपीएसआई में पूछा हुआ प्रश्न है। यूपीएसआई में पूछा हुआ प्रश्न है कि गिलोटिन का मतलब क्या होता है? बिना चर्चा के मांगों पर मतदान, बिना चर्चा के मांगों पर मतदान, इसका मतलब होता है गिलोटिन। ठीक है, ये लिख लीजिए, ये यूपीएसआई का क्वेश्चन था। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा को डिसॉल्व करने का अधिकार किसके पास होगा? कौन कर सकता है? हमने पढ़ा है कि सर लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जाता है, अनुच्छेद 85 में, अनुच्छेद 85 में। नेक्स्ट है कि व्हिप का क्या मतलब है? व्हिप का मतलब होता है कि भैया पार्टी चीफ। ठीक है, क्या होगा? पार्टी चीफ। ठीक है, व्हिप का मतलब होता है पार्टी चीफ कह सकते हैं, दलीय सचेत कह सकते हैं, दलीय सचेतक। ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन था, मैंने 2-3 क्वेश्चन यूपीएसआई के डाल दिए हैं ना। आप लोगों में होंगे दो जो बच्चे यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे होंगे। संविधान संशोधन विधेयक के लिए कौन सा बहुमत आवश्यक है? देखिए साधारण बहुमत आवश्यक है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आप कहेंगे विशेष बहुमत। पूर्ण बहुमत का कोई उल्लेख है ही नहीं, विशेष बहुमत का उल्लेख है, तो आप ये बता देंगे। नेक्स्ट है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 108 में भैया संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता भैया कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है जी? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है जी, कौन होगा जी? उपराष्ट्रपति। ठीक है, देखिए जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते हैं मैं आपको एमसीक्यू करा रहा हूं, हर चैप्टर के मैं एमसीक्यू कराता हुआ चल रहा हूं। चलिए बताइए, लिखा है कटौती प्रस्ताव का मतलब क्या है? कटौती का मतलब होता है कि मांगों को कम करना, बजट में कमी लाना। तो आप समझ जाएंगे विधेयक से तो इसका कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, बजट या अनुदान मांगों से होगा, संविधान से नहीं होगा, इससे नहीं होगा। बजट या डिमांड फॉर ग्रांट्स, इनमें कटौती प्रस्ताव होता है।
क्या होगा यहाँ पर, कटौती प्रस्ताव हो जाएगा। आशीष जी धन्यवाद। नेक्स्ट है, आगे हम बात कर रहे हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किसकी देन है, भारतीय संसद की, इंडियन पार्लियामेंट की, भारतीय संसद की देन है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किसको देगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। चलिए लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है कि सर प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन का मतलब होता है सत्रावसान। मैं आप कह सकता हूं सत्रावसान, यानी कि सत्र को पूरी तरीके से खत्म करना, सत्रावसान करना। जैसे अब नई लोकसभा बनेगी, अब लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो इसे सत्रावसान करना यह राष्ट्रपति का अधिकार है। अनुच्छेद 85 में सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, डिसॉल्व करना, यह अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति महोदय करते हैं। सत्रावसान करना, सदन का स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, स्पीकर करते हैं। अगर स्थगन करना है सदन का, जैसे लोकसभा का सदन चल रहा है, उसे रोकना है कुछ समय के लिए, उसे रोकना है, सस्पेंड करना है, वो अधिकार स्पीकर का है। लेकिन जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाए, पूरी तरीके से लोकसभा का सत्रावसान करना हो, तो राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट है संसद में बजट किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है, अनुच्छेद 112 में। किसमें, अनुच्छेद 112 में। ठीक है, संगीता देवी धन्यवाद मेरी बहन। नेक्स्ट है लोकसभा में प्रश्नों के कितने प्रकार होते हैं, तो वैसे तो मुख्यतः 3 प्रकार हैं, मुख्यतः 3 प्रकार हैं। ठीक है, प्रश्नकाल, प्रश्नकाल में आप कहेंगे सर तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना, तो 3 प्रकार यहां पर हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, चलिए बता दीजिए, अगला प्रश्न है संसद की किस समिति को लघु संसद कहते हैं, तो लघु संसद किसे कहेंगे, लोक लेखा समिति को कहेंगे। क्या, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहां पर हमने लिख लिया, लीजिए इसका तो मैंने टिक कर दिया था ना 3। चलिए जल्दी जल्दी से आप मुझे बताइए। बहुत बढ़िया, यहां पर हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए भैया जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, बहुत शानदार लाजवाब ये आंसर्स आपके हैं, है ना। यहां पर हम बात कर लेंगे। चलिए, तो ये हमने लिख लिया। अब बात आ रही है संसद की किस समिति को लघु संसद, सबसे ज्यादा सदस्य किसमें होंगे, ये तो गलत हो जाता ना। अभी सबसे ज्यादा संसद तो हमने पढ़े थे अभी, प्राक्कलन समिति में थे ना। किसमें थे, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य थे ना। इसी को लघु कहाँ गई है, प्राक्कलन समिति, इसी को लघु संसद कहेंगे जी। गलती हो जाती है, अभी लघु संसद कहेंगे। हाँ, लोक लेखा समिति नहीं कहेंगे, लघु संसद कहेंगे प्राक्कलन समिति को। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष का नेता। कौन होता है जी, विपक्ष का नेता। आगे अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है, संसद का संयुक्त अधिवेशन से। किससे, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट से। चलिए नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है। आप कहेंगे सर संकल्प प्रस्ताव, 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। आप कहेंगे सर रेजोल्यूशन, जिसे 14 दिन पहले नोटिस दे दिया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक संयुक्त अधिवेशन में पेश नहीं किया जाएगा। देखिए संशोधन विधेयक ये नहीं पेश किया जाएगा। धन विधेयक इसमें पेश नहीं किया जाएगा, धन विधेयक इसमें पेश नहीं किया जाएगा। आगे है लेखा अनुदान, अनुच्छेद किसके तहत आता है, लेखा अनुदान अनुच्छेद 116 में आता है। क्या लेखा अनुदान किस में आता है, आप कहेंगे सर 114 में, 116 में, तो 116 में आएगा। ये मैंने शायद लिखवाया नहीं है, तो तभी तो फायदा रहता है, तभी तो फायदा रहता है भैया ये सब लगाने का। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो यहाँ पर हमने ये बातें पढ़ ली, है ना, ये बातें हमने यहाँ पर पढ़ ली, फटाफट से आपने लिख लिया, है ना। चलिए बहुत शानदार, आगे बात करेंगे। लिखा है संसदीय विशेष अधिकार, हमने पढ़ा था कि संसदीय विशेष अधिकार, संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार मिलते हैं अनुच्छेद 105 में, 105 में। नेक्स्ट है अर्ध न्यायिक कार्य क्या है, आप कहेंगे इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग अर्ध न्यायिक कार्य है। क्या है, अर्ध न्यायिक कार्य। ये 30 क्वेश्चंस थे, ये 30 क्वेश्चंस थे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, इनको आपने कर लिया, जो यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई के थे प्रीवियस ईयर। ठीक है आशीष ठाकुर जी। चलिए तो फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।